नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद की कतिपय काव्य कृतियों के काव्यांशों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। गुप्त जी द्वारा रचित केकई का अनुताप, उर्मिला और यशोधरा शीर्षक काव्यांशों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। तो गुप्त जी की इन काव्यांशों का अध्ययन करने से पूर्व हम संक्षेप में गुप्त जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में जान लेते हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। द्विवेदी युग आधुनिक काल का दूसरा युग है। भारतेंदु युग की समाप्ति के पश्चात 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप ये जरूर ध्यान रखिए कि द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के महिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बहुत बार विद्यार्थियों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है। तो आप याद रखिए, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में 1886 को एक वैष्णव परिवार में हुआ था। गुप्त जी मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। ये मानवतावाद, नीति, आदर्शवाद, सांस्कृतिकता, राष्ट्रीयता, ये सभी द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं जो हमें गुप्त जी के काव्य में भी परिलक्षित होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है, क्योंकि आधुनिक काल से पहले की बात करें तो भक्ति काल और रीति काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता था। भक्ति काल में तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ही काव्य रचना होती थी और रीति काल में तो एकमात्र ब्रज भाषा ही काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। जब आधुनिक काल में भारतेंदु युग का प्रारंभ हुआ तो भारतेंदु युग में गद्य की अनेक विधाएं विकसित हुई, जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना। तो गद्य की इन विधाओं में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, किंतु पद्य की भाषा, काव्य की भाषा अभी भी ब्रज ही बनी रही। गद्य की भाषा का और पद्य की भाषा का यह अंतर द्विवेदी युग में आकर समाप्त हुआ। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों के द्वारा ही खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो पाई थी। द्विवेदी जी ने अनेक कवियों को प्रेरित किया कि वे खड़ी बोली में काव्य रचना करें और द्विवेदी जी से ही प्रेरित होकर गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। और 1912 ईस्वी में भारत भारती, जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना है, उसकी रचना गुप्त जी ने खड़ी बोली में ही की थी और वह स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत भारती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीयता का भाव भारतवासियों में जागृत करने में भारत भारती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी के कारण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया। तो इस प्रकार गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। गुप्त जी ने खड़ी बोली में महाकाव्य की भी रचना की, जिसका नाम है साकेत। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ बात कर चुके हैं कि द्विवेदी जी ने सभी कवियों को प्रेरित किया था। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को परिष्कृत, परिमार्जित कर उसकी व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करते हुए काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत हमेशा द्विवेदी जी का ऋणी रहेगा। द्विवेदी जी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे और इस पत्रिका में उन्होंने
खड़ी बोली में रचित कविताओं को ही प्रकाशित करने पर जोर दिया। और इसी कारण और जो भी कवि खड़ी बोली में कविताएं प्रस्तुत करते थे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए, तो उनको वह परिष्कृत करके उनकी व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करते हुए व्याकरण सम्मत रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया था। और अनेक निबंधों और कविताओं के द्वारा भी द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था और सभी कवियों को खड़ी बोली में काव्य रचना करने हेतु प्रेरित किया। एक घटना मुझे याद आ रही है कि प्रारंभ में गुप्त जी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और एक बार उन्होंने ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखा करते थे वो रसिकेंद्र उपनाम से लिखा करते थे और वे कविताएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक वैश्यो उपकारक पत्रिका में छपा करते थे। तो गुप्त जी ने ब्रज भाषा में लिखी एक कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए द्विवेदी जी को प्रेषित की थी, भेजी थी। द्विवेदी जी ने वह कविता गुप्त जी को यह कहकर लौटा दी कि ना तो अब रसिकेंद्र बनने का जमाना रहा है और ना ही ब्रज भाषा में काव्य रचना करने का। और इन दोनों ही बातों का गुप्त जी पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी समय से गुप्त जी ने ब्रज भाषा को छोड़ खड़ी बोली को ही अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। कालांतर में उन्होंने खड़ी बोली में प्रथम कविता लिखी जिसका शीर्षक था हेमंत, और वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए द्विवेदी जी को भेजी थी। और द्विवेदी जी ने, क्योंकि वह खड़ी बोली में रचित थी, अतः उसे परिष्कृत करते हुए परिमार्जित करते हुए बिल्कुल व्याकरण सम्मत बनाकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दिया था और उसमें नाम गुप्त जी का दिया गया था। इस प्रकार खड़ी बोली का जो काव्य रचना का क्रम है वह गुप्त जी का प्रारंभ हो गया द्विवेदी जी की प्रेरणा से। गुप्त जी के काव्य रचनाओं की बात करें तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने लगभग 40 मौलिक काव्यों की रचनाएं की है। मौलिक काव्यों के अतिरिक्त गुप्त जी की अनुदित रचनाएं भी उपलब्ध होती है। गुप्त जी मधुप उपनाम से अनुवाद किया करते थे, तो इनकी कुछ अनुदित रचनाएं भी हमें मिलती है, जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार आदि। गुप्त जी ने 40 मौलिक काव्यों में 21 तो प्रबंध काव्यों की रचना की। इन प्रबंध काव्यों में 2 महाकाव्य भी लिखे, साकेत और जय भारत। साकेत तो खड़ी बोली में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त खंड काव्यों की बात करें तो इन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में प्रबंध काव्यों की जो क्षीण होती जा रही, लुप्त होती जा रही परंपरा थी, उसे पुनर्जीवित करने का जो सफल प्रयास है वह भी गुप्त जी के द्वारा किया गया। गुप्त जी की सभी काव्य कृतियों का तो हम यहाँ उल्लेख नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं पर बात करते हैं, जो कि बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, रचनाओं का नाम या उनका रचना काल। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं गुप्त जी द्वारा रचित: रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। ये महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। कोष्ठक में इनका रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष दिया गया है। यहाँ हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, हम केवल 2 रचनाओं की बात कर लेते हैं, 2 काव्य कृतियों की बात कर लेते हैं। एक तो भारत भारती, जिसकी रचना 1912 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी साकेत, जो 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। भारत भारती राष्ट्रीयता से ओतप्रोत खड़ी बोली में रचित वह काव्य कृति है जिसने साहित्य जगत में तो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया ही, साथ ही साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत एक ऐसी रचना है जिसमें गुप्त जी ने प्राचीन भारत का जो गौरवमयी अतीत है, जो भारत की सांस्कृतिक महत्ता है, उसे तो भारतवासियों के सामने रखा ही, साथ
जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत की वर्तमान दुर्दशा है, उस वर्तमान दुर्दशा को भी बहुत खड़ी बोली में बहुत ही स्पष्ट रूप से भारतवासियों के सामने रखा और भारतवासियों को उस दशा से उबरने के लिए स्वाभिमान का भाव जगाते हुए बहुत ही ओजपूर्ण वाणी में प्रेरित किया है। भारत भारती की बात करें तो गुप्त जी लिखते हैं, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। इस प्रकार जो भारत का गौरवमय अतीत है, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इस प्रकार जो गौरवमय अतीत है भारत का, उसको गुप्त जी ने इतने सरल स्पष्ट शब्दों में भारतवासियों के सामने रख दिया कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में वही प्राचीन भारत प्राप्त करने की जो लालसा है वह जागृत हो पाई। इसी प्रकार वर्तमान दुर्दशा का चित्रण भी बहुत स्पष्ट शब्दों में किया है गुप्त जी ने। गुप्त जी लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो इस प्रकार भारत भारती जो संपूर्ण भारतवासियों का कंठहार बन गया, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना थी, इसके कारण अंग्रेजों द्वारा इसे जब्त भी कर लिया गया था, किंतु इससे गुप्त जी की या भारत भारती की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। यह भारतवासियों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने में पूर्ण रूप से सफल रही। आगे बात करें हम गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत की। साकेत की रचना में गुप्त जी को लगभग 16 वर्ष का समय लग गया था। साकेत की रचना गुप्त जी ने 1915 के आसपास प्रारंभ की थी और यह 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। साकेत खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। साकेत राम कथा को आधार लेकर या राम कथा पर जो महाकाव्य लिखे गए हैं उसी महाकाव्यों की कड़ी में यह एक अंतिम तो नहीं कह सकते, इसके पश्चात भी राम कथा को लेकर अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है, किंतु यह एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। साकेत खड़ी बोली में रचित राम कथा को आधार बनाकर। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। 12 सर्गों में कथा का विभाजन किया गया है। साकेत का शाब्दिक अर्थ होता है अयोध्या। तो 12 सर्गों में यह विभक्त महाकाव्य राम कथा को लेकर चला है और इसकी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ सभी राम कथाओं में राम के जीवन चरित्र को ही प्रधानता से प्रस्तुत किया है, वहीं साकेत में गुप्त जी ने राम कथा के जो उपेक्षित पात्र है उस उपेक्षिता उर्मिला को केंद्र में रखा है और उर्मिला की जो विरह पीड़ा है उस विरह पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति साकेत में गुप्त जी के द्वारा की गई है। साकेत की रचना की प्रेरणा भी गुप्त जी को द्विवेदी से ही प्राप्त हुई थी। द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में एक निबंध लिखा था साहित्यकारों की, जिसका शीर्षक था साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और सभी कवियों को इस शीर्षक पर या इस बिंदु पर यानी उर्मिला पर कुछ लिखने के लिए उन्होंने कहा था कि कुछ उर्मिला पर लिखा जाए, क्योंकि यह उपेक्षित नारी पात्र है जिसका विस्तार से हमें कहीं भी उल्लेख रामकथा के अंतर्गत नहीं मिलता है, या रामकथा को लेकर जो महाकाव्य या जो भी काव्य लिखे गए हैं उसमें उर्मिला को वह स्थान नहीं दिया गया है जिसकी वह अधिकारिणी थी। और द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर गुप्त जी ने उर्मिला को केंद्र में रखकर साकेत की रचना की। साकेत के प्रारंभ में गुप्त जी द्विवेदी की प्रेरणा को स्वीकार करते हुए लिखते भी हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यहाँ महावीर शब्द श्लिष्ट है। महावीर से यहाँ तुलसी जी के संदर्भ में हनुमान जी का अर्थ लिया जाता है और गुप्त जी के संदर्भ में यहाँ महावीर का अर्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, कि द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने साकेत जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की है। साकेत के 12 सर्गों में
2 सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, 8वां सर्ग और 9वां सर्ग। 8वें सर्ग में गुप्त जी ने केकई का अनुताप, चित्रकूट की सभा में केकई के अनुताप को दिखाया है। केकई जो राम कथा का सर्वाधिक घृणित पात्र है, क्योंकि केकई के कारण ही राम को वनवास मिला था। तो हम जिन भी महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें भी हम पढ़ते हैं, तो केकई एक ऐसा पात्र है जिसके लिए हमारे हृदय में घृणा का भाव ही जगता है। किंतु गुप्त जी की लेखनी का कमाल है कि उन्होंने केकई जैसे घृणित पात्र को भी सबकी दया और करुणा का पात्र बना दिया है। गुप्त जी ने प्रायश्चित दिखाया है केकई का, मनोवैज्ञानिक आधार लेकर उसमें मातृत्व भाव दिखाते हुए, केकई के प्रायश्चित को चित्रकूट सभा में दिखाते हुए एक दया और करुणा की सजीव मूर्ति बनाकर प्रस्तुत किया है। और उस घृणित पात्र के प्रति भी हमारे हृदय में वह दया, सहानुभूति और करुणा का भाव जाग जाता है। तो यह गुप्त जी की लेखनी का ही कमाल है। उन्होंने जहाँ उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला की विरह वेदना को हमारे सामने प्रस्तुत किया, वहीं केकई जैसे घृणित पात्र को भी सबके दया और करुणा का पात्र बना दिया। 8वें सर्ग में केकई का अनुताप दिखाया है, वहीं 9वें सर्ग में उर्मिला की जो विरह वेदना है। सीता वनवास चली गई थी राम के साथ, किंतु पति के साथ रहने का सौभाग्य तो मिला। उर्मिला के साथ क्या हुआ? उर्मिला तो 14 वर्ष तक अपने पति से वियुक्त रही, पति के वियोग में रही। तो उर्मिला की जो विरह पीड़ा है, उस असहनीय वेदना को गुप्त जी की लेखनी ने पाठकों के सामने साकार कर दिया है। मैथिली शरण गुप्त जी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना है, हम चर्चा कर चुके हैं। गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की पदवी किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। गुप्त जी को अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण अनेक पुरस्कारों और अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा डी.लिट की उपाधि देकर सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1953 में जहां पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया, वहीं 1954 में गुप्त जी को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। सन 1962 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर गुप्त जी को सम्मानित किया। अपनी इन साहित्यिक उपलब्धियों के कारण गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। काव्यगत विशेषताओं की हम बात करें संक्षेप में, तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ लिखी हैं। प्रथम, राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता। राष्ट्रीयता की बात हम कर चुके हैं। केवल भारत भारती की ही रचना नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अन्य अनेक रचनाएं, जैसे कि स्वदेश संगीत, गुरुकुल में गुप्त जी ने सिखों के जो त्यागपूर्ण बलिदान है उसको प्रस्तुत करते हुए भारतवासियों को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने हेतु, त्याग करने हेतु प्रेरित किया है। स्वदेश संगीत, गुरुकुल, हिंदू आदि अनेक रचनाएं हैं जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं हैं। गांधीवाद की प्रधानता। गुप्त जी प्रारंभ में तो उग्रवादी विचारों के थे, किंतु जब महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जीवन दर्शन से अत्यंत प्रभावित हुए और कालांतर में उनकी सभी रचनाओं में हमें गांधीवाद की झलक देखने को मिलती है। गांधी जी ने अपने जिन विचारों से हमारे जीवन में क्रांति उपस्थित कर दी थी, जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, श्रमजीवियों के प्रति सम्मान, नारी के प्रति आदर भाव, कर्मशीलता, तो ये सभी विशेषताएं ये हमें गुप्त जी के काव्य में भी देखने को मिलती है। हम साकेत की ही बात करें, जो राम कथा को लेकर लिखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उर्मिला की विरह वेदना को अभिव्यक्त करना है, वहाँ भी हमें गांधीवाद की झलक देखने को मिलती है। जब राम वन गमन को प्रस्तुत हो रहे थे तो अयोध्यावासी रास्ते में उन्हें रोकने के लिए लेट गए। जब अयोध्यावासी कहते हैं, जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, यों कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ, तो हमें गांधी जी के सत्याग्रह की झलक देखने को मिलती है।
भारत के गौरवमय अतीत और भारतीय संस्कृति की महत्ता। यहाँ हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भारत के गौरवशाली जो परंपरा है उसका चित्रण करते हुए भारतवासियों में स्वाभिमान का भाव जागृत करने का स्तुत्य प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। नारी को विशेष महत्व। गुप्त जी नारी पर जो पुरुषों के द्वारा बंधन लगाए गए हैं उन बंधनों के सर्वथा विरोधी थे। वह नारी स्वातंत्र्य के समर्थक थे। नारी को महत्व देते हुए अपनी रचनाओं में उन्होंने नारी को महत्व दिया भी है। और जो भारतीय इतिहास और संस्कृति में जितने भी उपेक्षित नारी पात्र हैं तो उन उपेक्षित नारी पात्रों पर सर्वाधिक गुप्त जी के द्वारा ही लिखा गया है। साकेत में जहाँ उपेक्षित उर्मिला को केंद्र में रखा, वहीं यशोधरा में जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है, जब बुद्ध रात को ज्ञान प्राप्ति के लिए अचानक बिना बताए घर छोड़कर चले जाते हैं तो यशोधरा की क्या स्थिति होती है, उस मनः स्थिति की मार्मिक अभिव्यक्ति भी हमें यशोधरा काव्य में देखने को मिलती है। यशोधरा के तप, त्याग, पीड़ा, वेदना, इन सब की बहुत ही सहज अभिव्यक्ति हमें गुप्त जी के काव्य में देखने को मिल जाती है। द्वापर में विधृता, विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया, अर्थात जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनको केंद्र में रखकर गुप्त जी ने काव्य रचनाएं प्रस्तुत की है और हिंदी साहित्य जगत की एक बहुत बड़ी सेवा की है। इसके अलावा भी हम बात करें तो जैसे नारी को लेकर गुप्त जी की 2 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ जो नारी की मतलब नारी का महत्व भी उजागर हो रहा है। नारी की जो कारुणिक स्थिति है वह उसकी कारुणिक स्थिति भी इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नारी को गुप्त जी ने बहुत विशेष स्थान देते हुए विशेष स्थान का अधिकारिणी माना है और उन्हें अपनी काव्य रचनाओं में प्रस्तुत भी किया है। पारिवारिक जीवन को महत्व। गुप्त जी भारत की जो संयुक्त परिवार प्रथा थी उसके समर्थक थे और इनकी काव्य रचनाओं में ये पारिवारिक जीवन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। साकेत में गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है और साकेत में जो पारिवारिक भावमयता दिखाई गई है उसके कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी की साकेत में जो रस है उसे गार्हस्थ्य रस की संज्ञा दी है। हालांकि जो साकेत है उसका प्रधान रस तो हम वियोग श्रृंगार ही कह सकते हैं। कुछ विद्वान करुण रस को इसका प्रधान रस मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे गार्हस्थ्य रस, एक नवीन रस की ही संज्ञा दे दी है। प्रकृति का मनोहारी चित्रण। गुप्त जी की काव्य रचनाओं में हमें प्रकृति की भी जो प्राकृतिक छटा है उसका भी बहुत ही सुंदर मन भावन चित्रण देखने को मिलता है। चाहे वह पंचवटी हो, चाहे वह भारत भारती हो या साकेत हो, सब जगह हमें प्रकृति के मन भावन चित्र देखने को मिलते हैं। जब गुप्त जी लिखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो उसका इतना सुंदर स्वाभाविक वर्णन गुप्त जी ने जो किया है वह काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर आज भी सजीव अंकित है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जहां हम प्राकृतिक छटा का बहुत ही सुंदर मनभावन चित्र देखते हैं। गुप्त जी लिखते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो घूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक छटा का भी बहुत ही सुंदर चित्रण हमें गुप्त जी के काव्य में देखने को मिलता है। अब हम गुप्त जी के अगर कला पक्ष की बात करें तो गुप्त जी एक ऐसे कवि हैं जिनकी काव्यों का भाव पक्ष जितना उत्कृष्ट है उतना ही कला पक्ष भी उत्कृष्ट है। सबसे पहले तो गुप्त जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों में रचनाएं कर हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ी सेवा की है। भाषा की बात करें तो गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की कोई कमी नहीं है। शैलियों के निर्वाचन में गुप्त जी ने विविधता दिखाई है।
विविध शैलियों का प्रयोग हमें गुप्त जी के काव्यों में देखने को मिलता है। प्रधान शैली की बात करें तो इतिवृत्तात्मक शैली, प्रबंधात्मक इतिवृत्तात्मक शैली, जो कि द्विवेदी युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो प्रबंधात्मक काव्यों की रचना गुप्त जी के द्वारा अधिक हुई है। महाकाव्यों की हम बात कर चुके हैं कि साकेत जय भारत महाकाव्य है। खंड काव्यों की बात करें तो इनके बहुत सारे खंड काव्य हैं, पंचवटी, जयद्रथवत आदि। रंग में भंग इनका आख्यानक गीत है। आख्यानक गीत में क्या होता है, पद्य शैली में एक लघु कथा प्रस्तुत की जाती है। भारत भारती, हिंदू, ये रचनाएं विवरण शैली के अंतर्गत रख सकते हैं। यशोधरा जो चंपू काव्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ हमें गद्य और पद्य दोनों की ही विशेषताएं समान रूप से परिलक्षित हो रही हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गुप्त जी निर्विवाद रूप से द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाओं के कारण गुप्त जी को हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।